हाय डियर सुयशी। आज मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। रैदर इसमें बहुत सारी लीलाएं हैं क्योंकि ये मेरी जर्नी है अब तक की। आई एम बाय द वे 25 ईयर्स ओल्ड। तो मैं अपना पूरा जर्नी आपको बता रही हूँ। आप इसे ज़रूर शेयर करना। बाय प्रोफेशन मैं इस वक्त टीचिंग का काम करती हूँ और मैं होम ट्यूशन्स पहले लेती थी। अब मैं कोचिंग में पढ़ाती हूँ और साथ ही साथ आई एम ट्राइंग कि मैं जल्द से जल्द कॉलेज में भी ज्वाइन कर लूँ। मैं अपने एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। बाबा के आशीर्वाद से मैं पढ़ाई में हमेशा से बहुत अच्छी रही थी। और ये जो टीचिंग का प्रोफेशन है जिसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में हम टीचिंग के लिए चले जाएंगे। आई मीन इस प्रोफेशन को जितना नोबल माना जाता है साथ ही साथ इस प्रोफेशन को उतना ही अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है कि जो इंसान कुछ नहीं कर सकता है कोई बात नहीं, वो टीचिंग में आ जाएगा। पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। ये रास्ता मुझे बाबा ने दिखाया था और तब से ये मेरा पैशन बन गया है और आगे भी आई एम प्रिटी श्योर मैं बहुत अच्छे काम करूँगी एंड आई प्रॉमिस आप मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे जगहों पर देखोगे भी। बात आज से 10 साल पहले की है तकरीबन। हम 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। भाई दोनों ट्विंस हैं, जुड़वा हैं। तो हमारी मम्मी जो है वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हैं, पर इकोनॉमिकली उतना साउंड नहीं था हमारी नानी का घर। जो भी था मतलब बहुत ही आप कह सकते हो कि मिडिल क्लास में भी लोअर साइड ही था। और जो मेरे पापा थे वो भी बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। मतलब हम ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इकोनॉमिकली साउंड नहीं थे। जब मेरे पापा पॉलिसीज़ बेचा करते थे तो मम्मी बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी उसके बाद कुछ सालों तक उनका व्यवहार अच्छा था और इसलिए घर चल जाता था, बस चल जाता था। क्योंकि मेरी मम्मी भले ही बहुत रिच मतलब बहुत ही एवरेज फैमिली से थी, रिच तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर एक लगन थी। एक वो कहते हैं ना कि कोशिश करने का था कि कुछ भी करके कहीं से भी हम एक अच्छी खासी मतलब अच्छी सी लाइफ जी सकते हैं। बहुत बड़ा घर नहीं था हमारा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हर चीज़ को आज उल्टा क्यों बोल रही हूँ। बहुत कम पैसे, बहुत बड़ा घर नहीं था। आई मीन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा घर भी छोटा ही था, पर जो भी था खूबसूरत सा था। जैसा आजकल के 2 BHK के घर होते हैं ना, वैसा घर हमारा था। मतलब वो अभी भी है। और वो जो घर हमारा है तो वो ऐसा है ना कि नीचे ड्राइंग रूम है और उसी के बाजू में किचन भी है और एक रूम नीचे है और जो दूसरा रूम है वो ऊपर है। नीचे वाला रूम मम्मी पापा का था और ऊपर वाला रूम हम 4 भाई बहन का था, जिसे हम साथ में शेयर करते थे और आज भी करते हैं। एंड वी प्राउडली शेयर, क्योंकि मानती हूँ कि आज के कल्चर में बहुत शो ऑफ है। आज मैं इससे ज़्यादा अच्छा, इससे ज़्यादा डिसेंट लाइफ जी सकती हूँ, लेकिन ये जो अपना घर है ये बहुत कोज़ी है और इसलिए मुझे यही पसंद है। तो मेरी जो जर्नी है ना बाबा के साथ, वो खैर वो तो मेरी मम्मी बाबा को मानती थी, इसलिए बाबा तो मेरी लाइफ में शुरू से थे। जब से आँख खोला है, होश संभाली है, बाबा को मैं जानती थी। लेकिन अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि जैसा मैंने कहा कि मेरे पापा पॉलिसीज़ बेचते थे तो शुरू में कुछ साल तक वो अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका एडिक्शन अल्कोहल की ओर बढ़ता गया और कुछ गलत चीज़ों की तरफ भी उनका मन बढ़ता गया। जब वो कुछ इकोनॉमिक बहुत ही क्राइसिस देख रहे थे और घर पर भी मदद के लिए मांगा, तो कोई उतना साउंड, कोई उतना स्टेबल नहीं था कि कोई उतनी मदद कर पाता। और उसके बाद से धीरे धीरे करके वो बदलते चले गए। और कहा जाता है कि नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस, लेकिन नहीं, हमने ज़िंदगी में बहुत अलग चीज़ देखी है। आई डोंट नो, ऐसा पता नहीं होता होगा या नहीं, पर उसके बाद मेरे पापा बहुत बदल गए। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी फेलियर्स का गुस्सा वो मम्मी पर निकालना शुरू कर दिए। और जब तक ये बात हो चली थी उस समय तक हम चारों बॉन्ड हो चुके थे। मैं स्कूल भी जाया करती थी। मुझे याद है पहले मैं अच्छे स्कूल में जाती थी, उसके बाद मुझे दूसरे स्कूल में भेजना शुरू कर दिया गया जहाँ वो कम पैसे लेते थे। पर मुझे मम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा तुम पढ़ो और पढ़ लोगी तो कुछ अच्छा कर लोगी, तुम्हें बहुत अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। और मतलब मम्मी ने मुझे ये सिखाया था कि जो ये पढ़ाई होती है ना, ये साईं बाबा को बहुत पसंद है। तो मैंने अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं था। मैंने तो साईं बाबा के लिए किया था कि जैसे उनकी
उनकी पूजा करना, उनका माला पहनना, उनको फूल पहनाना, उनके टीके लगाना जिसे ऊदी कहते हैं ना, वो भी हमारे पास शिरडी की भी थी और मम्मी को मिल जाती थी कहीं से, वो नानी के थ्रू मिलती थी। तो ये सब करना मुझे पसंद था। इसके साथ फिर मुझे बताया गया था कि पढ़ाई भी साईं बाबा की भक्ति होती है, तो फिर मैं इसलिए बाबा के लिए मैं करती थी और मैं स्कूल में हमेशा अच्छे मार्क्स लाती थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं टॉपर थी, पर हाँ एवरेज से ज़्यादा अच्छी थी। मतलब टीचर्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि तुम इतनी प्रयास करती हो तो तुम टॉपर भी बन सकती हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त हमारे घर की परिस्थिति ऐसी थी कि घर में आओ तो झगड़े हो रहे हैं, किसी दिन कुछ चल रहा है, जिसके कारण शायद मुझे उतना फैसिलिटी नहीं मिल पाया जो आजकल बच्चों को मिलता है, जिसके वजह से मैं और अच्छा कर पाती, पर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी मम्मी की भी पढ़ाने की एक सीमा थी। स्टैंडर्ड 3/4 के आगे वो नहीं पढ़ा पाती थी उतना, और फिर जो मुझे समझ में आता था मैं उतना ही करती थी। और तब तक हमारी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मेरे पीछे मेरी बहन और 2 भाई थे, उनके भी एक्सपेंसेस को बेयर करना, सबको एजुकेशन देना। और एजुकेशन के मामले में मेरी मम्मी की लड़ाई चलती थी कि नहीं, चाहे बेटी हो या बेटा हो, एजुकेशन सबको मिलेगा, हम कम खाएंगे लेकिन हाँ एजुकेशन ज़रूर लेंगे ताकि ये बच्चे भी अपने अपने पाँव पर खड़े हो जाए। क्योंकि उन्होंने वो ज़िंदगी देखी थी, उन्होंने अपने प्रीवियस शादी से पहले भी ऐसी ज़िंदगी देखी थी, और शादी के बाद तो खैर क्या ही कहूँ, कुछ साल अच्छे बीते, उसके बाद ये वाली ज़िंदगी देखी। हमारे उस छोटे से घर का लोन भी चलता था, पता नहीं ज़िंदगी कैसे कैसे गुज़र रही थी। और इस तरह से करते करते धीरे धीरे मैं स्टैंडर्ड 5, 6, 7 ऐसे करते करते मैं 8 में आ गई। और हर साल जब मैं हर स्टैंडर्ड में जाती थी तो सिचुएशन और ख़राब होता गया। 5th में ख़राब, 6th में और ख़राब। मैं कहने का मतलब है कि घर का सिचुएशन, जो इकोनॉमिक सिचुएशन था, वो ख़राब होता गया और मेरी मम्मी का भरोसा बाबा पर उतना ही बढ़ता गया। क्योंकि पता नहीं कैसे उस वक्त, अब मैं क्या बताऊँ, इतनी सारी अनुभूतियाँ होती थी। जैसे आज तुम डालते हो ना अपने चैनल पर, उसी तरह कुछ छोटे छोटे अनुभव करते हुए हम किसी दिन भूखे नहीं सोए। ये बात बिल्कुल सही है कि बाबा अपने बच्चों को भूखा नहीं रखते। हम किसी दिन भूखे नहीं सोते थे, कुछ भी हो खाने का इंतज़ाम हो जाता था। और ये बात कि बाबा अपने बच्चों को भूखा नहीं रखते हैं, तो फिर बाबा ने एक नया नज़रिया, एक ज़िंदगी की नई दिशा दी। जब मैं स्टैंडर्ड 8 में आ चुकी थी तब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी और मेरे पापा की स्थिति ऐसी हो गई थी कि पिछले कुछ सालों के फेलियर के बाद जो उन्होंने मम्मी के साथ बदतमीज़ी की थी, जो इंसान कभी किसी बुरे से बुरे इंसान को भी मार नहीं सकता था, उसका हाथ जब उनका हाथ जब मेरी मम्मी पर उठ गया था और उसके बाद फिर उन्हें उस चीज़ का पछतावा था और अंदर फ्रस्ट्रेशन था, डर था, गुस्सा था। तो उनके जो ये मिक्स्ड इमोशन दिखते थे ना, हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि हम किसी काउंसलर या साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चले जाए। तो आप समझ रहे हो ना, बहुत बुरा कंडीशन आ गया था। और स्टैंडर्ड 8th में आने के बाद ना हम त्राहिमाम वाले सिचुएशन पर आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि सबने आंखें बंद कर ली है। और एक ऐसा पल आया था जब मुझे लगा था कि शायद मेरे बाबा ने भी थोड़ा तो पीछे कर लिया है, वो शायद अब नहीं देख रहे हैं हमें, शायद हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी मम्मी रोज़ क्षमा मांगती बाबा से, पर बाबा थे वो माफ़ी नहीं करते, हर दिन बद से बदतर हालत होती चली जाती। लेकिन 5th, 6th, 7th और 8th, ये 3 साल हमने ऐसा ही झेला। पर 8th में आने के बाद कुछ अलग हुआ। मेरी मम्मी को एक रास्ता दिखा, जैसा मैंने कहा ना कि बाबा अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देते हैं, वहीं से मेरी मम्मी को एक रास्ता दिखा कि क्यों ना हम एक टिफ़िन सर्विस शुरू करें। अब हमारे पास कोई, हम प्रोफेशनल थे नहीं और ना ही कार्ड वार्ड बनवाने की उतनी औकात थी। तो मम्मी ने आसपास वाले मोहल्लों में ही ऐसे मतलब कुछ आंटी को फ़ोन किया और उनको बताया। उसमें से 3-4 आंटी जो हैं वो टर्न अप हो गई कि हाँ वो हमसे टिफ़िन लेंगी। वो आंटी टर्न अप हुई, जैसे जो ब्यूटी पार्लर जाती थी वहाँ पर काम करने जाती थी ना, वो आंटी लोग, 1-2 आंटी पड़ोस में जो काम करने जाती थी वो लोग टर्न अप हो गए क्योंकि वो खुद से थोड़े बहुत पैसे दे सकती थी। और इस तरह मेरी मम्मी का बिज़नेस शुरू हुआ। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बच्ची थी और मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा समझती थी। आई एम वेरी सेंसिटिव। और मुझे मतलब अगर जैसे कि मेरी थाली में एक रोटी कम भी है ना तो आई एम ओके, बाकी छोटे भाई बहन खा ले। तो वो वाली भाव मेरे अंदर बचपन से ही थी, मेरी मम्मी के जैसी थी मैं। तो फिर मैं ही अपनी मम्मी का हाथ थामा और मैंने कहा ठीक है आप शुरू करो। तो मैं और मेरी मम्मी मिलके ये टिफ़िन सर्विस शुरू किए थे। एंड गेस व्हाट, इसका नाम भी साई टिफ़िन सर्विस था। हालांकि हमारा कोई कार्ड नहीं था और ना आज भी कोई कार्ड है। मेरी मम्मी क्योंकि खाना बनाने में अच्छी थी, मतलब घर का खाना
ठीक ठाक बना लेती थी। तो ये जो टिफ़िन सर्विस शुरू हुआ, मैं रोज़ सुबह स्कूल जाती थी, तो आधे घंटे पहले मैं उठकर आधे घंटे पहले अपने रूटीन को शिफ्ट कर चुकी थी और रोज़ स्कूल जाने से पहले पहले मैं उन सारे घरों में टिफ़िन देते हुए चली जाया करती थी और फिर लौटते वक्त वो सारे टिफ़िन लेकर आ जाया करती थी। तो पहले हमने जो टिफ़िन सर्विस शुरू की थी वो सिर्फ मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से शुरू हुआ था कि हम एक टाइम का खाना सबको देंगे, या फिर जिसको आफ्टरनून का भी अगर एक्स्ट्रा भी लेना हो तो वो मॉर्निंग में ही ले सकते हैं, क्योंकि कोई स्टाफ कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी बनाने वाली, मैं बांटने वाली। मुझे तो ये भी याद है कि शुरुआती दिनों में हमारे पास टिफ़िन भी कम रहते थे। मैं तो बल्कि उन घरों से टिफ़िन मांग के लाई थी कि आप मुझे कोई बर्तन दे दो, मैं उसमें खाना आपको दे आऊँगी। ऐसी स्थिति भी रही थी। लेकिन वो जो एक कठिन परीक्षा हम दे रहे थे ना, हमें पता ही नहीं था कि वो हमारी ज़िंदगी का एक नया मोड़ होगा, बाबा का दिया हुआ वो एक रास्ता होगा। और उसके बाद जो है, मेरी मम्मी टिफ़िन सर्विस शुरू कर चुकी थी। वो रोज़ ऐसे खाना बनाती, मैं रोज़ देती, रोज़ आती। ऐसे करते 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 जब 3 4 5 महीने बीत गए तो मम्मी की सैलरी ठीक ठाक आने लगी थी। सैलरी भी क्या कहूँगी, जो वहाँ से पैसे आते थे वो ठीक ठाक आने लगी थी। हमने खुद के अपने उस समय की जो वहाँ जो अच्छी क्वालिटी की टिफ़िन मिलती थी ना, हमने वो ख़रीदी थी। और मुझे याद है, आज भी याद है, हमने 5 वैसे टिफ़िन कैरियर्स ख़रीद लिए थे, क्योंकि हमारा खाना 5 घरों में सबसे ज़्यादा जाया करता था और कुछ घरों के तो टिफ़िन मैं लेकर आया करती थी। तो इस तरह से हमारा टिफ़िन सर्विस शुरू हो गया था। इस दौरान, इन सालों में, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ बाबा की मंदिर के बाद मेरा स्कूल आता था। मैं हर दिन बाबा से जाती थी और हर दिन मैं बाबा से कुछ तो कह कर आती थी। किसी दिन कहती कि बाबा स्थिति संभालो, घर की स्थिति संभालो। किसी दिन बाबा से लड़ाई करती, किसी दिन कहती मैं गुस्सा हूँ, मैं बात नहीं करूँगी। कुछ तो मैं कह कर आती थी। और बस ये तो बाबा की कृपा थी कि वो मुझे अपने मंदिर में खींचते थे और कैसे उन्होंने हमारे लिए रास्ता निकाला था। मुझे याद है, जिस रात मेरी मम्मी को ये टिफ़िन सर्विस का आइडिया आया था, उसकी एक रात पहले मैंने बाबा से कट्टी कर लिया था। मैंने कहा था कि अब नहीं आऊँगी बाबा मैं तुम्हारे पास, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत मदद मांगी, तुमने एक बार भी मेरी मदद नहीं करी और अब मैं तुम्हारी तरफ देखूँगी भी नहीं, और अब से मैं पढ़ाई भी तुम्हारे लिए नहीं करूँगी। और शायद वो बात बाबा को दिल पर लग गई थी, क्योंकि बाबा ने मेरे अंदर की वो भक्ति, वो सच्चाई देख रखी थी। ये सच है कि बाबा भी भक्ति और भाव के ही प्यारे हैं, ये बात बिल्कुल सही कही जाती है। तो इसके बाद ना, जब मैं वो टिफ़िन सर्विस करने के लिए, टिफ़िन देने के लिए जाती और आती थी, उसी दौरान, और मैं तब स्टैंडर्ड 8 में थी, मैं ये बात बता रही हूँ, तो उसी दौरान एक घटना हुई। एक दिन मैं एक घर पर गई थी, वहाँ छोटा सा बच्चा था, उसकी ईवीएस की पढ़ाई हो रही थी, इन्वायरमेंटल साइंस की, यानी कि साइंस की। जो छोटे बच्चों के क्लास में उसको ईवीएस बोलते थे। तो जो वो पढ़ाई कर रही थी, उनकी मम्मी, उस बच्चे की मम्मी जो उन्हें बता रही थी, उसमें से वो आंटी ने कुछ चीज़ें उस बच्चे को गलत बता दी, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या बताना है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि मैंने हमेशा बाबा के लिए पढ़ाई की है बचपन से, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे, और इसलिए मैंने वहाँ पर रोका और मैंने उस बच्चे को वो सही चीज़ समझाई, जिसे देखकर आंटी भी बहुत खुश हो गई। तो क्योंकि मैं हमेशा अच्छा ही करती थी, अपने मोहल्ले टोले में तो सबसे अच्छा मैं ही करती थी, तो इसलिए फिर वो आंटी ने मुझे कहा कि बेटा तुम इसे पढ़ा दो। और गेस व्हाट सुयेशी, ये मुझे बाबा के मंदिर जाके ये टिफ़िन सर्विस बाबा ने पहला दिया था, जब मैं बाबा से कट्टी कर ली थी। और जब वो टिफ़िन सर्विस शुरू हुआ, वहाँ से एक नया रास्ता, जो मैंने सोचा ही नहीं था मेरी ज़िंदगी का, एक नई दिशा मुझे बाबा दिखा देंगे, मेरा करियर मेरे हाथ में बाबा दे देंगे। मुझे वहाँ पर पढ़ाने का ऑफ़र मिला और मेरी सैलरी जो थी वो 200 रुपये रखी गई थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि 200 रुपीज़ उस वक्त स्टैंडर्ड 8 में मेरे लिए बहुत पैसे हुए करते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आई नो कि वो उस वक्त जो मैं जितना मेहनत करके उस बच्चे को पढ़ाती थी उसके लिए कम था, बट क्योंकि मैं वॉक करके जाती थी आती थी, तो मेरा कोई ट्रांसपोर्टेशन फ़ी कुछ नहीं था, तो वो जो 200 रुपये थे वो पूरे मेरे होते, मतलब उसमें 1 रुपये भी इधर उधर वेस्ट नहीं होता। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो शुरुआत तो हुई है, क्योंकि मम्मी की टिफ़िन सर्विस भी जब शुरू हुई थी तो पहले तो कम ही पैसे आए थे ना, फिर धीरे धीरे करके 4-5 महीनों में हमने बढ़ाया था। तो अभी इधर मम्मी की टिफ़िन सर्विस चलती थी, उधर पापा, जिनकी स्थिति पता नहीं कैसी रहती थी, बाहर जाते घर आते, कभी प्यार से बात करते, कभी चिल्लाते, कभी गलती महसूस होती, कभी रोते। क्या चल रहा था उनके साथ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे अंदर उनके प्रति
थोड़ी थोड़ी सी नफ़रत जाग गई थी, क्योंकि कुछ भी हो पर किसी को किसी पर हाथ उठाने का हक़ नहीं है, और अगर वो हाथ उठाते या मारते पीटते तो ये मुझे पसंद नहीं था। बाकी चिल्ला लेते उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं था, बचपन से ही चिल्लाने वाली बात सुनी हो तो उसकी आदत बन गई है। तो खैर, उन आंटी ने जो मुझे ऑफ़र किया 200 रुपये, वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। मैं उस बच्चे को पढ़ाती, मैं 2 महीने उस बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया, पूरा मन लगाकर मैंने उसे पढ़ाया। और सिर्फ ईवीएस ही नहीं पढ़ाती, मैं उसे इंग्लिश भी पढ़ाती, मैथ्स भी पढ़ाती, जिसमें डाउट आता वो सब पढ़ाती। और मैं उसे पूरा अपना 2 से ढाई घंटा देती थी। मैंने खेलने का समय जो था उसे थोड़ा कम कर लिया था, कट ऑफ कर लिया था, और उसके बाद उसे पूरा मन लगाकर पढ़ाया। और नतीजा ये हुआ कि वो बच्चा जैसा रिज़ल्ट करता था उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ, जो उसे स्कूल में भी कॉम्प्लीमेंट दिया गया। और कमाल की बात तो ये है ना कि वो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त वो स्कूल में मैं पहले पढ़ती थी, जो उसकी टीचर थी वो मुझे भी पढ़ा चुकी थी। मैंने तुम्हें जैसा बताया ना कि बाद में मेरा स्कूल बदल गया क्योंकि पैसों की कमी हो गई थी, पर वो वाली टीचर मुझे पहचानती थी। तो उन मैम ने भी मेरी बहुत तारीफ़ की थी, और ये जो बच्चे हैं ना, इनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए थे। और उनके पापा ने एक बात कही कि ये जो बच्ची है ये बहुत मेहनत से पढ़ाती है, 200 रुपये लायक तो नहीं है, इससे थोड़ा ज़्यादा दे दो इसे। और फिर वहाँ से मेरी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती गई, और सैलरी के साथ साथ मेरा रिकॉग्निशन भी बढ़ता गया। मुझे उसके बाद उसके कज़न के घर भी बोला गया जाने के लिए। तो फिर मैं उन दोनों बच्चे को इकट्ठे एक ही घर पर पढ़ा दिया करती, किसी दिन उसके घर पर, किसी दिन उसके कज़न के घर पर। और मेरी सैलरी भी अभी बढ़ चुकी थी, 500 रुपये इधर से आते, 500 रुपये उधर से आते। एंड वेट, मैं पहले तुम्हें एक बात और बताती हूँ। वो जो 200 रुपीज़ मेरी पहली सैलरी मिली थी ना, तो क्योंकि मैंने बाबा से उसके पहले रूडली बात किया था, मेरे मन में उस बात का दुख था, तो मैंने ना वो 200 रुपीज़ बाबा को सबमिट कर दिए थे, सॉरी कहा था, और वो बस दे दिया मैंने। मुझे लगा कि ये रास्ता बाबा का दिखाया हुआ है, मैं जानती हूँ ये 200 रुपये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, लेकिन मैंने वो दे दिया। और जो वो मैंने 200 रुपये दिए ना सुयशी, आज तक मुझे फिर पीछे मुड़कर कभी पैसों के लिए देखना नहीं पड़ा। मुझे फिर मेरी लाइफ में कभी पैसों की कमी रही ही नहीं। मैं ये नहीं कहती कि मैं अंबानी हूँ या मैं बहुत रिच हूँ या जो भी है, लेकिन हाँ, मैं जिस इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करती थी वहाँ से मेरा बहुत अपलिफ्टमेंट हुआ। और अब मैं जो एक अच्छी लाइफ जीती हूँ, इसमें मुझे बाबा के आशीर्वाद से फिर पैसे की कभी कमी नहीं हुई, और ना कभी फिर डर लगा, क्योंकि तब बाबा ने बहुत ज़ोर से हमारा हाथ थाम लिया था और हमें बता दिया था कि वो हमारे साथ हैं। ये 200 रुपये मैंने बाबा को ज्यों ही दिए थे, और उसके बाद फिर 2 महीने बाद मेरी सैलरी बढ़ गई थी। और अगली बात जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि हर लिसनर्स भी सुने, तो पहली जो 200 रुपये सैलरी मिली थी वो मैंने बाबा को दी। जो अगली 200 रुपये की सैलरी मिली थी वो मैंने मम्मी को दी, और मैंने उनसे बहुत ज़िद करके कहा कि आपको इससे अपने लिए ही कुछ लेना है, ये कंपलसरी है। तो फिर वो उससे मुझे याद है आज भी कि मम्मी ने चूड़ी ख़रीदे थे, चूड़ी भी ख़रीदा था मम्मी ने, और मम्मी ने एक स्टील का छोटा सा डब्बा ख़रीदा था जो उनके टिफ़िन सर्विस में काम आता। तो मैं सच कहती हूँ कि हम जो भी कमाते हैं ना, हमें अपने पेरेंट्स के हाथ में वो रख देना चाहिए, और फिर जो उनका मन करे ना वो हमारे हाथ में दे, वो हमें यूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स ही जो हैं उन्होंने ही हमको इतना काबिल बनाया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी वैसे ही अच्छे बिहेव करें। और उसके बाद मेरी सैलरी जो 1000 रुपये हो गई, मैं वहाँ से बताती हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि देख बच्चा, तू ज़्यादा तेरी सैलरी जो भी है, हमने ये बात एग्जैक्ट पापा को नहीं बताई थी कि कितनी कमा रही हूँ, कम करके मम्मी ने बताया था, मुझे याद नहीं, मुझे लगता है 500 बताए थे कि कितना, अभी मुझे याद नहीं है। और इस तरह जो बाकी के 50% मनी जो मेरी आती थी वो मेरी मम्मी ने अकाउंट खोल रखा था, तो वहाँ पर मेरा जमा होता चला गया। अब स्टैंडर्ड 8 के बच्चे को, और वो भी मेरी जैसी लड़की को, जिसको ज़्यादा सजने संवरने का शौक़ नहीं था क्योंकि शायद टाइम ही नहीं था, और कुछ खर्चे इधर उधर, कोई आदत नहीं थी। मम्मी जो खाना देती वही खाती और आ जाती, ज़्यादा कैंटीन ये सब की आदत नहीं थी। कैंटीन सिर्फ अपने बर्थडे पर जाया करती, या फिर कभी कुछ ऐसा स्पेशल रहा, मम्मी पैसे दे दी तो चली गई, वरना वो सबसे दूर रहती थी। और अपनी माँ की बहुत प्यारी थी, और आज भी हूँ, और बस बाबा का आशीर्वाद रहे कि हमेशा रहूँ। तो इस तरह मेरे पैसे भी वेस्ट नहीं होते थे, और तब मुझे उतना अकाउंट संभालना नहीं आता था, लेकिन मेरी मम्मी वहाँ से पैसे जो है वो मेरे अकाउंट में रखवाती चली गई। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक बात मैं तुम्हें आगे बताऊँगी। अब यहाँ हुआ ये कि मेरी क्लासेस अच्छी चल रही थी, अभी 2 बच्चा था, फिर ऐसे करते करते 3 4 5
ऐसे करके बहुत सारे बच्चे आने लगे। और जब मैं 10th-12th में आ चुकी थी तब मैं तकरीबन 12-15 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। 15-16 बच्चे आते और सबको मैं इकट्ठे एक जगह बैठाकर ट्यूशन लिया करती थी। और तब मेरे ट्यूशन का लोकेशन बदल गया था। तब था वो हमारा रूम, जो ऊपर वाला कमरा था ना, जहाँ हम 4 भाई बहन रहते थे, वहाँ, या फिर कभी अगर रोशनी रही तो मैं छत पे भी पढ़ा दिया करती थी। तो इस तरह से इन 3-4 सालों में कम कम पैसे ही कमाते गई, लेकिन करते करते पता नहीं चला कि कब एक ठीक ठाक अमाउंट जो था वो मेरे अकाउंट में आ चुका था। और फिर जैसे ही मेरा 12th हो गया, तो क्योंकि इस टीचिंग के प्रोफेशन के थ्रू जो भी मैं अर्न करती थी 50-60% मेरे अकाउंट में जाता था, एंड 20-30% जो है वो पापा ले लेते थे, क्योंकि जो उनके करियर में डाउनफॉल हुआ वो फिर कभी अपलिफ्ट हो नहीं पाया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, पर उनके अंदर हिम्मत ही नहीं बाकी थी लड़ने की, तो वो ले लेते थे और वो कुछ अपने काम, कुछ घर के काम, हालांकि मम्मी गुस्साती थी और वो ये कहती थी कि जो टिफ़िन सर्विस से आ रहा है हम उसी से करेंगे, लेकिन वो नहीं मानते थे। और फिर मुझे कोई मतलब नहीं था, बस मुझे ये देखना था कि मेरी मम्मी इतना मेहनत कर रही हैं तो वो आराम से रहे। इधर मेरी मम्मी की टिफ़िन सर्विस सुबह शाम चलनी शुरू हो गई थी और उनके शाम का स्टाफ अब मैं नहीं थी, अब मेरा भाई हो चुका था। सुबह मैं जाती, शाम मेरा भाई करता, और इस तरह से हमारा टिफ़िन सर्विस भी चल रहा था, मेरी ट्यूशन भी चल रही थी, और फिर वहीं मैंने उधर ही कॉलेज में पढ़ाई भी कर ली, मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया। अब जब मेरा एडमिशन हो गया, मेरा कॉलेज अच्छे से चला, सब कुछ हो गया, उसके बाद किसी ने हमें कहा कि इसे बीएड भी करवा दो, तो क्योंकि ये पढ़ाती है, बहुत मन लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ाती है। और मैं बताती हूँ, मैं थ्रू आउट कॉलेज लाइफ में 11th-12th के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है। और अच्छे जो वहाँ की ट्यूशन क्लासेस होती थी ना, जो थोड़ी अच्छी वाली हुआ करती थी, आजकल तो ब्रांड्स हैं, पर उस वक्त जो मतलब बोर्ड लगाकर नहीं होते हैं, थोड़े अच्छे वाले क्लासेस, वहाँ पर जाके पढ़ाती थी, तो मुझे पैसे भी थोड़े ज़्यादा मिलने शुरू हो गए थे। तो इन 5-7 सालों में मैं थ्रू आउट अर्न भी करते रही और हमारी इकोनॉमिक स्टेटस में भी बहुत सुधार आया। और बाबा के आशीर्वाद से मैंने 2 अपनी एफडी भी करा रखी थी, दोनों 3-3 लाख रुपए की मेरी एफडी हो गई जब तक मैंने अपना बीएड पूरा किया। मेरे इस जर्नी में मैंने जितना उतार चढ़ाव देखा, एक समय था जब पैसों का बहुत अभाव था और मैं ही सबसे ज़्यादा बाबा से शिकायत करती थी, और मुझे नहीं पता था कि एक दिन बाबा मुझे ही इतना काबिल बना देंगे कि मैं ही वो इंसान रहूँगी जिसके थ्रू हमारे घर का बहुत सुधार होगा। और धीरे धीरे टिफ़िन सर्विस इतना अच्छा चलने लगा कि उसके बाद मम्मी ने फिर मेरे से पैसे लेने बंद कर दिए। तो मेरी तो खुद की एफडी है ही, और मैंने अपनी बहन के लिए भी करा रखा है। बाकी जो दोनों भाई हैं उनके लिए भी हो जाएगा। अभी बहन के लिए ज़्यादा अमाउंट का नहीं हो पाया है, हो जाएगा, समय आएगा तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। और फिर हमने इस घर को, जो शायद 20-25 सालों में पेंट भी नहीं हुआ था, उसे हमने पेंट भी कराया। तो अब ये जो घर है ये खूबसूरत भी लगता है, अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं जो वहाँ कॉलेज में पढ़ती थी ना, जहाँ मैंने ग्रेजुएशन के लिए बताया था, वो मतलब यहीं था, पर मैं इसे वहाँ इसलिए कहती हूँ कि था यहीं पर थोड़ा दूर हुआ करता था। पता नहीं किस्मत ने मेरी थोड़ी सी परीक्षा भी ली है। मुझे जाने आने में बहुत मेहनत लगता था। स्कूल भी जाती थी तो पैदल जाती थी, कॉलेज गई तो दूर रहता था, तो वहाँ जाना, वहाँ से आना, थोड़े बहुत ठोकर, क्या कहूँ, अच्छे से ठोकर खाए हैं हमने। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि बाबा ने बहुत कुछ दिया भी तो है और उनके आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी चल रही थी और मैं बाबा को बहुत मानती थी। तो मैं अब एक बात बताती हूँ, मैं फिर बीएड करने के बाद अब मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ, कुछ एग्ज़ाम्स देकर, कि बहुत अच्छे कॉलेज में मैं जॉइन कर लूँ। जब तक वो नहीं हो रहा था तो मुझे घर पर बैठने की, खाली बैठे रहने की आदत तो थी ही नहीं। जो स्टैंडर्ड 8 से बाबा ने आदत लगवा दी थी कि तू खुद जो है तेरे से ही घर चलता है, तो फिर अब उल्टा जो घर है वहाँ के पैसे से खुद को चलाना, ये मेरी आदत नहीं रही थी। क्योंकि 11th-12th में आते आते तक मेरे हाथ बढ़ते ही नहीं थे कि मैं मम्मी से या किसी से कहूँ कि मुझे 100-50 रुपये भी चाहिए। जो मुझे मिलता था ट्यूशन से, उसमें से ही कुछ पैसे रख लेती थी जो पॉकेट मनी के लिए लगता था। और मैं बहुत कम में चलने वाली लड़की हूँ, आज भी बहुत कम में चलती हूँ। हालाँकि आज मेरी सैलरी बहुत अच्छी है उसके बावजूद भी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक अच्छे वाले क्लासेस में पढ़ाती थी,
अब जो मेरा ट्यूशन क्लास था, अब मैं जहाँ पढ़ाना शुरू की बीएड के बाद, तो ये जो है ना, ये एक बहुत अच्छे स्कूल की टीचर हैं, क्रिश्चियन स्कूल के टीचर हैं, और इनके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं स्पेशली जो बायोलॉजी पढ़ाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपेयर करने वाले भी आते हैं। और अभी मैं, भले ही अभी मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दी हूँ, लेकिन हाँ, इस सब्जेक्ट में बाबा के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, ये तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुझे अच्छे से बुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब याद है, मैं अच्छे से समझाने की शक्ति रखती हूँ, ये सब बाबा का आशीर्वाद है। तो ना क्या हुआ कि मैं इस क्लासेस में पढ़ाना शुरू कर दी, और तुम यकीन नहीं मानोगी, क्योंकि बीएड के बाद मैं पूरी तरह घर पर बैठ गई थी इन द सेंस कि फिर मैंने कोई स्कूल ज्वाइन नहीं किया ना, मैं सीधे इस क्लासेस को ज्वाइन किया, जो कि ये प्राइवेट है, ठीक है। तो ये प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट या कोई स्कूल तो नहीं है। तो यहाँ पर मुझे सुबह बुला लिया जाता, मैं सुबह से ही आती, और सुबह 9 बजे आती, और दोपहर के 1-2 बजे तक रहती, बच्चों को पढ़ाती, लाइब्रेरी में भी रहती, थोड़ा कोचिंग क्लासेस का केयर भी करती। तो तुम यकीन नहीं मानोगी, मुझे 25,000 की सैलरी पर रखा गया था, लेकिन वहाँ से इंक्रीमेंट होते मेरी सैलरी 40,000 तक भी चली आई थी। और वो जो सर थे, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत सही था। लेकिन मैं समझती हूँ कि सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई परेशानी आती है, कुछ समस्या आती है। मैं 40,000 कमा रही थी, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतनी मेरी तनख्वाह होगी। लेकिन फिर जिस पर बाबा का आशीर्वाद रहता है, वो सपने क्यों ना देखे, और अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। एक दिन एक मैम आई, जिनकी शादी हो चुकी थी, और जहाँ तक मुझे पता है वो मिडिल एज थी, मतलब 40-45 के आसपास की होंगी वो मैम। और उन्होंने मुझे सर 40,000 देते थे, क्योंकि मेरे वजह से उनके कोचिंग में, मैं सच कहती हूँ, मेरे वजह से भी बहुत सारे बच्चे आते थे। उनकी बायोलॉजी का स्पेशली अलग से क्लास चलता था, जो मुझे दे दिया गया था। उनके 2 कमरे थे, तो वो जो लाइब्रेरी था उसे बाद में क्लास में बदल दिया गया, क्योंकि सर उधर पढ़ाते और मैं इधर बायो का क्लास लेती थी। और मेरे बहुत सारे बैच चलने लगे थे, 2-3 बैच चलने लगे थे। तो फिर यहाँ पर मेरा नाम बहुत होने लगा था, और सर को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, पर मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो मुझे 40,000 मिलता था, हमने कभी इतना कमाया नहीं था, तो मैं बहुत खुश थी इसमें। लेकिन वो जो मैम आई ना, उन्होंने सर से क्या कहा, क्या बातें हुई, जहाँ तक मेरी समझ में आता है, उन्होंने शायद आधी सैलरी में काम करने को वो तैयार हो गई, और मुझे सर ने बिना गलती के कि तुमने ये किया वो किया, कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए, और बस यूं ही मुझे निकाल दिया, बेकारण मुझे निकाल दिया। मैं सर से कभी सैलरी का डिमांड भी नहीं की थी। 25 से 40 तक के सफ़र में भी मैं कभी सर को कुछ नहीं कहा था, पर बावजूद उसके उन्होंने मुझे एक दूसरी टीचर के आने की वजह से, और सिर्फ़ पैसे और अपने मुनाफा की वजह से निकाल दिया। क्योंकि उनकी क्लासेस भी तो अब फेमस हो चुकी थी उस पूरे एरिया में बायोलॉजी के लिए। पर सर ने जब मुझे निकाल दिया, उसके बाद जो एक घटना हुई वो मैं बताती हूँ। जिस रात सर ने मुझे निकाला, मैं रोई, मैं दुखित थी। मैं बाबा के सामने रोने लगी कि बाबा तुमने अभी अभी लिया और फिर छिन भी लिया मुझसे, ये क्या किया बाबा तुमने। रोई मैं, बहुत परेशान भी हुई। लेकिन उसके बाद अब विश्वास जाग चुका था, क्योंकि बाबा जब हमें वहाँ से उठा के यहाँ तक ले आए थे, तो मुझे खुद के लिए भी विश्वास था। तो खैर, मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानती थी जो मुझसे पर्सनल पर भी थे, बातें करते थे। तो मैंने सोच लिया था कि मैं इसी घर पर, इसी छत पर वापस पढ़ाना शुरू करूँगी। मैं वापस से शुरुआत करने के लिए तैयार थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ बाबा की मर्ज़ी ही कुछ और थी। हुआ ये कि वो सर जो थे, उन्होंने जिस शाम मुझे निकाला, मैं परेशान होके बाबा के मंदिर गई, घर चली आई। मम्मी देखकर समझ गई थी, पापा भी उदास हुए थे। उसी शाम के बाद अगली सुबह सर जब सोए हुए थे, उन्होंने सपने में देखा कि कोई उन्हें बहुत बुरी तरह डांट रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उसे बाहर कैसे निकाल दिया, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, उसे वापस बुलाओ। मैं अभी कहता हूँ, उसे वापस बुलाओ। सर ने कहा लिटरली कि एक बुढ़े से कोई व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें इस तरह से कहा। तो उन्हें लगा कि शायद हो सकता है हमारे कुछ इन सालों में जो अच्छे रिलेशन बन गए थे, इसके कारण मुझे हटा दिया। तो सर को भी कहीं ना कहीं दुख था, बिकॉज ही न्यू कि उन्होंने बिना गलती के एक ईमानदार इंसान को फायर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये गिल्टी था, क्योंकि सर, मैं सच कहती हूँ, उन्होंने उस वक्त किसी कारण से ही निकाला होगा।
सर लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके अंदर बहुत इंसानियत है, वो ऐसे इंसान नहीं हैं, वो किस मनोस्थिति में क्यों निकाले इसलिए मैं सवाल नहीं करती हूँ। तो दुख उनके अंदर भी था, एक अच्छा इंसान के ही अंदर तो दुख भी होता है ना। गलती करना और उसे एक्सेप्ट करना, ये दो बातें होती हैं, और जो एक्सेप्ट करता है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्हें लगा शायद इसलिए उन्होंने ये सपना देखा, तो फिर वो बात नज़रअंदाज कर दिए। पर यही सपना उन्होंने तकरीबन 3-4 दिन देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति आता, उन्हें डांटता और कहता कि तूने उसे निकाल कैसे दिया, तू उसे वापस बुला, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू उसे वापस बुला, वापस बुला। ऐसा करके सर को सपना आना शुरू हुआ। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। और मैंने जो साईं बाबा की भक्ति की है, इसके बारे में मैंने कभी सर से ज़िक्र भी नहीं किया था। सर थे किसी और रिलीजन के, मैं हूँ किसी और रिलीजन की। तो फिर वही बात थी कि कभी रिलीजन पर बात उठा नहीं, कभी स्पिरिचुअलिटी पर बात हुई नहीं, तो मैंने बताया नहीं। अब जब ये सपना सर ने 3-4-5 दिन देखा, उसके बाद उन्हें लगने लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सर भी अच्छे इंसान है, कुछ तो वो महसूस कर ही रहे थे। मेरा हालचाल लेने फिर सर एक रोज़ मेरे घर आ गए। जहाँ तक मुझे याद है, आई एम नॉट श्योर, हाँ शायद वो थर्सडे का ही दिन था। सर मेरे घर आए और मुझसे बातें करना शुरू किए। एक्चुअली मुझसे तो बातें की, फिर मैंने सर को कहा कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप रुकिए, आपको खाकर ही जाना होगा। क्योंकि मेरी मम्मी बाहर सामान लेने गई थी और वो टिफ़िन सर्विस चलता था ना, तो सामान लेने जाना आना पड़ता था। तो मेरी मम्मी आई, उसके बाद सर के लिए हमने स्पेशली खाना बनाया और खाना पीना सब हुआ, अच्छे से बातें हुई। और उसके बाद सर ने बस ये कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हालचाल लेने आ गया था कि तुम ठीक हो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बताना। और उन मैम को रखना पड़ा क्योंकि कुछ कुछ सर एब्सर्ड रीज़न्स दे रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था, पर ठीक है, अभी वो फिर भी एक सर होके बात मिलाने के लिए आए थे, उनके अंदर वो अच्छे इंसान थे, इसलिए फिर मैंने भी उनके बात का बुरा नहीं माना। मैंने इतने धोखे खाए हैं, मैंने अपने पापा को बदलते देखा है, तो फिर इसलिए ना मुझे दूसरों के व्यवहार से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और वक्त भी नहीं रहता कि फ़र्क पड़े, क्योंकि मैं तब भी ज़ीरो से शुरू करने के लिए तैयार हो चुकी थी। स्टूडेंट्स भी आने शुरू हो चुके थे, मेरे घर पर ही आते थे, मैं छत पर पढ़ाना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि मैं रो धो के ऐसे पालथी मारकर तो बैठे नहीं रह सकती थी ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब सर खाना वाना खा लिए, तो जब हम हाथ धोने गए, सर अपनी थाली खुद उठाकर रख रहे थे, हमारे मना करने के बावजूद भी। तो जब सर थाली उठाकर अंदर रखने गए, तो जब वो हाथ धोकर लौटने लगे, तो उन्होंने वहाँ पर किचन में देखा कि बाबा की एक फ़ोटो है। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो हमने बताया कि ये शिरडी के साईं बाबा हैं, ये भगवान जी हैं। तो फिर सर हैरान थे, उन्होंने कहा कि ऐसा ही इसी तरह का दिखने वाला एक व्यक्ति पिछले 6 दिनों से मेरे सपने में आकर मुझे डांट रहा है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हटाने की, तो उसे वापस ला। हम सब शॉक्ड रह गए और सर भी इक्वली शॉक्ड रह गए कि ये क्या हुआ। मैं तो आपको सच बता रही हूँ, बाबा ने ज़िंदगी बहुत बदला है, बहुत अनुभव दिए हैं, पर ये वाला सबसे अलग था। इसके बाद सर ने मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे वापस भी बुलाया, और सबसे बड़ी बात जो ये है, इस पूरे अनुभव के थ्रू बाबा ने सर को भी दर्शन दिए। और सबसे खूबसूरत बात तो यहाँ ये है कि सर दूसरे रिलीजन के हैं, मैं वो रिवील नहीं करना चाहती हूँ, पर उसके बावजूद अब सर शिरडी भी जाते हैं। वो सर बाबा की भी भक्ति करते हैं, साथ में उधर भी करते हैं। तो सर ने मुझे पूरे इज़्ज़त से वहाँ बुलाया और फिर हमारा क्लासेस पहले की तरह बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके साथ साथ मैं अपने एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, जब वो होगा तो मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी, और मुझे विश्वास है कि वो भी होगा। इस वक्त मैं मेहनत भी बहुत करती हूँ और बाबा के आशीर्वाद से बाबा ने पैसों की अब कमी नहीं रखी है। अब हम जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, अगर हमें कुछ खाने का मन है तो हम खा भी सकते हैं, अगर हमें कुछ पहनने का मन है, कुछ अगर पसंद आ गया तो हम पहन सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ना कि पहले हमारी कैसी स्थिति थी कि हम कुछ ख़रीदने के पहले, कुछ खाने के पहले 100 बार सोचना पड़ता था। मैं एक दिन बस यूँ ही गुज़र रही थी और मैंने शोरूम में कार देखा था। तो जो वो नैनो करके एक कार आती है,
मैं आपको बता रही हूँ वो कार मैंने बस शौक़ में ख़रीद लिया था। उस कार को बस मैं शोरूम के पास से गुज़र रही थी, मैंने वो गाड़ी देखी, मुझे पसंद आई और मैंने वो ख़रीद लिया। तो कहाँ हमारे पास 1 रुपए नहीं हुआ करते थे और वहाँ से कैसा परिवर्तन आया कि गाड़ी की कोई नेसेसिटी नहीं थी मुझे। मैंने पाँव बहुत घिसे हैं, चप्पल पहन कर स्कूल बहुत गई हूँ, लेकिन कहाँ से वहाँ एक ऐसा बदलाव आया कि बस शौक़ में मैं देखी, मुझे पसंद आया और मैंने वो गाड़ी बुक कर ली और आज हमारे पास एक कार भी है। रही घर की बात, तो अब क्या है कि मैं एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रही हूँ और थोड़ी बहुत तो आप भी समझते हो कि फिर शादी है, ये है, वो सारी बातें भी आती हैं। तो उसके पहले मैं अपने करियर को और अच्छा कर लेना चाहती हूँ, ताकि मेरी लाइफ़ आगे, मेरी ही नहीं, मेरी मम्मी की, मेरे पापा की, मेरी बहन की, मेरे दोनों भाइयों की लाइफ़ भी बहुत अच्छी आगे हो। मेरी बहन भी ग्रेजुएशन कर रही है और उसे मैंने बाहर पढ़ाने नहीं दिया, वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी है और मुझे विश्वास है कि वो आगे जाकर भी बहुत अच्छा करेगी। जहाँ तक अभी जैसा वो उसे लगता है, तो वो बैंकिंग की ओर जाएगी और जो भी करेगी मैं उसे बहुत सपोर्ट करूँगी। बाबा के आशीर्वाद से हम सारे भाई बहन बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। छोटा वाला है, वो थोड़ा शरारती है, समय आने पर वो भी अपनी लाइन पर आ जाएगा। पर फ़िलहाल के लिए इतना ही। और बस मैं यही कहूँगी कि बाबा ने जैसी मेरी ज़िंदगी बदली है, मैंने बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख देखे हैं। मतलब मेरे पापा जो इतना प्यार हमें करते थे, वहाँ से उनका नफ़रत, उनकी मनोस्थिति को बदलते देखा है। लेकिन आज जब वो गाड़ी में मेरे बगल बैठकर घूमते हैं ना, तो वो बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। मैं मानती हूँ कि जो हमारी गाड़ी है वो छोटी गाड़ी है, हम पूरा परिवार भी एक साथ नहीं अट पाते हैं उसमें, लेकिन ये जैसी भी है, ये मेरी बहुत प्यारी है क्योंकि ये मेरे मेहनत के पैसों से आया हुआ है और ये मैंने शौक़ से लिया है। मैंने अपने लिए कभी कोई सामान मैं ख़रीद नहीं पाती थी, वक्त नहीं मिलता, और वक्त जब मिला तो शायद पैसे नहीं थे, पर ये मैंने शौक़ से लिया और मेरे पापा को भी मुझ पर बहुत प्राउड फ़ील होता है। वो काम तो अभी भी नहीं करते हैं, पर हाँ, अब हमें देखकर, हमारी एनर्जी को देखकर कोशिश वो भी वापस करते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, मैं इसी में खुश हूँ। और रही मेरी बात ना, तो मेरे लाइफ में भी मोटिवेशन डिमोटिवेशन चलता रहा, लेकिन बाबा ने हाथ थामे रहे। और मैं सिर्फ़ एक बार बाबा से 8th में नाराज़ हुई थी, पर उसके बाद और उसके पहले मैंने कभी बाबा को छोड़ा नहीं था और बाबा ने भी मुझे कभी नहीं छोड़ा। तो इसलिए सब कुछ के बावजूद भी कई दिन, कई रातें ऐसी लगी हैं कि अब शायद हार गई, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आती है ये मुझे नहीं पता, फिर से मैं खड़ी हो जाती हूँ। और अब तो हालत ऐसी है ना कि कोई ज़ीरो पे भी ला के रख देना, तो हमको पता है कि हमारे बाबा हैं और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये हाल हो गई है। तो बस यही थी फ़िलहाल तक की मेरी जर्नी, आगे जो भी होगा ज़रूर बताऊँगी।